Dear students, very good morning to all of you. Today we will discuss physical property of group 15 elements which are also called nitrogen family. यूनिट नंबर 7 के सेकेंड लेक्चर्स में आइए फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। प्यारे विद्यार्थियों, इस टेबल में आप देख रहे हैं कि ग्रुप नंबर 15 का जो एलिमेंट नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक रेडियस 56 पाइकोमीटर्स है, फास्फोरस का 98 पाइकोमीटर्स है, आर्सेनिक का 114 पाइकोमीटर्स हैं, एंटीमनी का 133 पाइकोमीटर्स हैं और बिस्मिथ का 143 पाइकोमीटर्स है। तो आप एटॉमिक रेडियस में ये देख रहे हैं जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। यानी एटॉमिक रेडियाई के रिगार्डिंग हम ये यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज कंटिन्यूसली। तो ऐसा क्यों है इसे हम समझते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और जब इसका हम एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायग्राम बनाते हैं, इसके न्यूक्लियस में 7 पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स हैं और 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड सेल में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन में नंबर ऑफ सेल्स 2 है, लेकिन उससे नेक्स्ट जो एलिमेंट है फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, उसके अंदर न्यूक्लियस चार्ज +15 और फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में और फिर थर्ड सेल भी आपका इसमें बनेगा। इसलिए नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए एटम का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए कंटिन्यूसली व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूसली इंक्रीजेज। दूसरा, हम इस नाइट्रोजन की इससे जो पहला जो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स थे कार्बन, उसके साथ भी हम कंपेयर करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इट मीन्स उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव 6 चार्ज है और उसके नंबर ऑफ सेल्स जो बनेंगे वो 2 बनेंगे। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड सेल में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें न्यूक्लियस चार्ज 6 है, लेकिन इसकी तुलना में यहाँ पर न्यूक्लियस चार्ज +7 है। तो कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन में ये इलेक्ट्रॉन और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन का जो साइज है वो कार्बन के साइज की कंपैरिजन में स्मॉल होगा। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट्स जो होगा जैसे सिलिकॉन ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो उसकी कंपैरिजन में फास्फोरस का साइज स्मॉल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप नंबर 15 का जो एटॉमिक साइज है वो ग्रुप नंबर 14 वालों से कम है। और ऐसा रीज़न ये है कि ग्रुप नंबर 14 के का जो न्यूक्लियस चार्ज है उसकी तुलना में, उसकी कंपैरिजन में ग्रुप नंबर 15 वालों का न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा है और ज़्यादा न्यूक्लियस चार्ज होने के कारण अट्रैक्शन ज़्यादा है और अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण उनका साइज लेस है एज कंपेयर टू एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 यानी कार्बन फैमिली। तो आइए जितना अभी तक हमने ये सीखा है इसे हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट नोट करते हैं एटॉमिक साइज के रिगार्डिंग कि नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं यानी दे हैव
smaller atomic radii. Then कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली की जो मेंबर्स है उनकी कंपैरिजन में कॉरस्पेंडिंग एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस स्मॉलर है। रीजन मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन फैमिली से नेक्स्ट जो हमारा नाइट्रोजन फैमिली का जो एलिमेंट्स है वो उसकी कंपैरिजन में नंबर ऑफ सेल जैसे कार्बन में और नाइट्रोजन में सेम है, बट नाइट्रोजन में कार्बन की कंपैरिजन में न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा है, और न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा है तो अट्रैक्शन थोड़ी हाई होगी एज कंपेयर टू कार्बन। सो एटॉमिक साइज इसका क्या होगा, ये एटॉमिक रेडियस क्या होगा जो इसके सेंटर पॉइंट से आउटर मोस्ट सेल तक जो रेडियस है वो उसके कंपैरिजन में कम होगा। तो दे हैव स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई देन कार्बन फैमिली बिकॉज ऑफ हायर न्यूक्लियर चार्ज, हायर न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया था, ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है उसका मैंने रीज़न बताया। नंबर एक तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, दूसरा आप ये देखिए कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक और फिर एंटीमनी, तो अंदर की इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे इसमें आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वो 2 ही है, लेकिन फास्फोरस में इनर जो ऑर्बिटल है वो 2 सेल है अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली s ऑर्बिटल और सेकंड सेल में s और p ऑर्बिटल। तो जो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर हो गए, और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब वो न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट कर रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, उसको जो अट्रैक्शन कर रहा है उस अट्रैक्शन में एक प्रकार से ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसके लिए बाधा बन रहे हैं, और ये जो बाधा बनना है यानी उसकी अट्रैक्शन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं, ये इफेक्ट क्या कहला रहा है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं वो स्क्रीनिंग इफेक्ट कहला रहा है। और अब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे, जैसे आर्सेनिक की बात करेंगे तो उसके अंदर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और जो न्यूक्लियस चार्ज जरूर इंक्रीज हो रहा है, जैसे इसमें 7, 15 और इसमें आपका होगा 33, न्यूक्लियस चार्ज जरूर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, और अंदर के इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस की डायरेक्शन में वो अट्रैक्शन कम होगी। क्यों, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, उसके लिए एक प्रकार से बाधा उत्पन्न की है, जिसे हम किसका नाम दे रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट का। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, जब हम ग्रुप से नीचे जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होने के कारण ये जो आउटर मोस्ट सेल की अट्रैक्शन कम हो रही है, और कम होने के कारण ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पास में न रह के दूर रहता है, और जब वो दूर रहता है तो इट मीन्स उसका साइज क्या होगा, एटम्स का ज़्यादा होगा। आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पर डाउन द ग्रुप हम आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है, नंबर एक नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज हो रहे हैं, दूसरा जो है अहम पॉइंट है वो ये है कि जैसे हम ग्रुप में जा रहे हैं तो इनर ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, इनर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, और जिनका जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज होता जा रहा है, यानी वो बाहर वाले के लिए अट्रैक्शन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन कम हो रही है, और इसलिए वो दूर रह रहा है, और दूर रह रहा है तो फिर वो
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम एटॉमिक रेडियस बोल रहे हैं, वो लेंथ ज़्यादा हो जाती है, यानी एटॉमिक रेडियस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ये बात हम आइए नोट कर लेते हैं। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, the atomic size goes on increasing, ये देखिए डाटा से भी आप देख रहे हैं 56 से इंक्रीज होकर 98, 98 से इंक्रीज होके 114, फिर 133, 143, कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। रीज़न मैंने अभी बताया, जो काफ़ी डिस्कस किया मैंने, बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट वर्ड को बस आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं एक बार फिर आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट्स, कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं, या कहिए जो एक्चुअल में इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस चार्ज फील करना चाहिए था, लेकिन अंदर इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो उतना ये न्यूक्लियस चार्ज को वो फील नहीं कर पा रहा है। अगर वो ज़्यादा न्यूक्लियस चार्ज को फील नहीं कर पा रहा है तो उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है इस न्यूक्लियस चार्ज के प्रति, तो इसलिए वो दूर रह रहा है। ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने जो इफेक्ट डाला है इसकी अट्रैक्शन को कम करने का, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये जितना बढ़ेगा ये इलेक्ट्रॉन उतना दूर रहेगा, और दूर रहेगा तो साइज बढ़ेगा। तो इसलिए बिकॉज स्क्रीन इफेक्ट इंक्रीजेज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीजेज। अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक साइज जरूर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे एंटीमनी से बिस्मिथ, वहाँ पर इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तो आप देखेंगे लगभग डबल हो गया, यहाँ भी काफ़ी बढ़ा, यहाँ भी काफ़ी बढ़ा, लेकिन यहाँ तो जो इंक्रीज हुआ 10 पाइकोमीटर ही 133 से 143 तक, यानी 10 ही का ही इंक्रीमेंट हुआ। तो इतना कम इंक्रीमेंट क्यों हुआ नीचे जाकर एंटीमनी से बिस्मिथ के बीच? तो यहाँ कम होने का कारण भी हमें ढूंढना पड़ेगा। यहाँ जो मेन कारण क्या है, जब आप एंटीमनी की और बिस्मिथ की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देखिए जब एंटीमनी से हम बिस्मिथ में आते हैं, आउटर मोस्ट शेल तो हमारा 6th हो गया, लेकिन इनर जो ऑर्बिटल है, जो 4th और 5th सेल है, उसमें F और D ऑर्बिटल फिलअप हैं। यानी अंदर अब कौन कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए हैं, D ऑर्बिटल में भी गए हैं और F ऑर्बिटल में भी गए हैं। D और F ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कुछ कम होता है। इस पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से समझिए। ये देखिए कि जो S इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, S की स्फेरिकल शेप होती है, S की, तो स्फेरिकल शेप में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है वो पूरे चारों तरफ मूव करता है, तो इसलिए वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर के लिए ज़्यादा बाधा उत्पन्न करता है। उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट हाई होता है, S ऑर्बिटल्स का हाई होता है। लेकिन जो P वाला होता है, P वाला आपको पता है इस तरह से लॉब टाइप में होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, तो इसलिए उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कुछ कम होता है। और उसकी कंपैरिजन में, P की कंपैरिजन में फिर D का जो है, जो इस तरह से जो शेप होती है D की, तो D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स
जो रिवॉल्व करते हैं तो उनका असर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए और कम हो जाता है, यानी वो और कम बाधा उत्पन्न करते हैं न्यूक्लियस के प्रति। तो इसलिए डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट और कम होता है और एफ का और कम होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिस्मिथ और एंटीमनी के केस में, बिस्मिथ और एंटीमनी के केस में आप देखेंगे कि हमारा बिस्मिथ में कौन सा, मैं कॉन्फ़िगरेशन फिर लिख रहा हूँ, जिनॉन 4F10 5D 4F14 5D10 और 6S2 6P3। देखिए इसमें 4F और D यानी 14 + 10 24 इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ गए हैं, D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल में, और जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे मैं बिस्मिथ का ये 83 इसका न्यूक्लियस चार्ज है और ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल्स, थर्ड सेल्स, तो इस तरह से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी सिक्स्थ में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो जरूर अंदर के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीन इफेक्ट के कारण इसकी अट्रैक्शन कम होगी, बट इसमें जो 14 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कहाँ गए हैं, एफ और डी में गए हैं, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो ज़्यादा, उनका स्क्रीन इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता, यानी वो ज़्यादा बाधा नहीं बनते अंदर बाहर वाले के लिए, इसलिए उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा बनी रहती है, और ज़्यादा बनी रहती तो इसलिए वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता। दूर तो जाता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा पाता, इसलिए उसका साइज़ कम ही इंक्रीज होता है। तो शायद आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरह, तो ये पॉइंट भी हम इसमें लिखते हैं। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे एटॉमिक साइज के रिगार्डिंग, कि फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मिथ, एंटीमनी से जब बिस्मिथ में जाते हैं तो द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई यानी रेडियस में जो इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस में जो इंक्रीज होता है वो स्मॉल, वो काफ़ी कम होता है। देखिए यहाँ 10 का ही डिफरेंस है, और रीज़न अभी मैंने बताया जो काफ़ी डिटेल में आपको समझाया, बिकॉज दे है, उनके पास क्या है, कंप्लीटली filled d and completely filled d and f orbitals, d और f orbitals उसके पास completely filled हैं, और जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट काफ़ी कम है, which cause less स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो कम स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कम स्क्रीनिंग प्रभाव छोड़ते हैं, लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो अब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, तो फिर ये क्या करेगा, ये बाधा कम बनेंगे, तो फिर ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो न्यूक्लियस चार्ज को ज़्यादा फील करेगा, ज़्यादा फील करेगा तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस चार्ज को फील करता है, तो मान लिया इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता, फिर तो इसकी फीलिंग होती लगभग जैसे 4+4 चार्ज जितनी ही होती, लेकिन इनका असर कम है, इसलिए अब ये ऐसा फील कर रहा है कि जैसे मुझे +5 चार्ज में मेरे को खींच रहा हो, यानी जो +4 होना चाहिए था इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, अगर इनका स्क्रीन इफेक्ट ज़्यादा होता, लेकिन अब इनका कम है, इसलिए वो ज़्यादा फील कर रहा है चार्ज, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इसके लिए क्या है, इंक्रीज हो गया। तो विच कॉज लेस स्क्रीन इफेक्ट्स, तो ये डी और एफ भरने के कारण जिनका स्क्रीन इफेक्ट कम होता है, तो सो नेट डिक्रीज इन न्यूक्लियस चार्ज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज में जो कमी आती है, जैसे 83 से घटकर उसको +4 आता, यदि ये ज़्यादा स्क्रीन इफेक्ट होता है, लेकिन इनका स्क्रीन इफेक्ट कम है, तो अब उसका घटकर +5 आएगा, यानी जो डिक्रीज हुआ है वो कम हुआ है। तो नेट डिक्रीज इन न्यूक्लियस चार्ज इज लेस।
तो ये पॉइंट्स भी हमने नोट किया। अब हम आयनिक रेडियाई भी हमारा अभी इस पॉइंट में बचता है। अब हम आयनिक रेडियाई को डिस्कस करेंगे। आयनिक रेडियाइस भी आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन का जो 3 नेगेटिव आयन की स्टेट में, यानी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 3 नेगेटिव चार्ज गेन करने के बाद जो उसका रेडियस है वो 171 पाइकोमीटर हो जाता है। फास्फोरस का 212 पाइकोमीटर, आर्सेनिक का 222 पाइकोमीटर, यानी आयनिक रेडियस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने टेबल में जो एंटीमनी और बिस्मिथ का दिखाया है तो वो +3 स्टेट में दिखाया है, क्योंकि एंटीमनी और बिस्मिथ इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी न रखकर वो लूज करने की टेंडेंसी रखती, क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा है एटम का, और बड़े साइज में फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय वो लूज करना पसंद करते हैं, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो पहले बात तो यही लिख लेते हैं, ये 3 एलिमेंट्स तो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं और ये 2 पॉजिटिव आयन बनाते हैं। चौथी जो बात हम लिख रहे हैं आयनिक रेडियाई के रिस्पेक्ट में, कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस gain 3 electron to complete their octet। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इनके आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से अच्छी तरह परिचित है। नाइट्रोजन की 7 नंबर तो 2 5 होती है, फास्फोरस की 2 8 5 होती है। क्या करते हैं ये, ऑक्टेट पूरा करने के लिए लार्ज सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, सो दे फॉर्म नेगेटिव आयंस, एज जैसे N3 नेगेटिव, फास्फोरस 3 नेगेटिव, एंड समटाइम्स जो आर्सेनिक भी है वो भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके 3 नेगेटिव बनाता है। बट जो एंटीमनी है, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, वो 2 जो एटम हैं इस फैमिली के, फॉर्म ओनली पॉजिटिव आयन, वो केवल पॉजिटिव आयन से बनाते हैं। एज जैसे एंटीमनी है, वो अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3, या फिर अपने आउटर मोस्ट सेल में 5 होते हैं, उसके सभी के होते हैं आउटर मोस्ट सेल में 5, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 5 होंगे, इसके भी। तो आउटर मोस्ट सेल में अगर 5 के 5 लूज करता तो +5, और बिस्मिथ भी इसी तरह 3 लूज करेगा तो +3, और 5 लूज करेगा तो +5। 5 लूज करने बहुत ही मुश्किल होते हैं, तो 3 ही मोस्टली। PP आप इनकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जानते हो क्या होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ NH2 NP3, तो ये PP वाले ही लूज करते हैं। तो इस प्रकार से ये एंटीमनी और बिस्मिथ वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके 3 पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। अभी तक हमने तो बात की कि ये 3 जो इस फैमिली के एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं, और एंटीमनी और बिस्मिथ लार्ज साइज के कारण इलेक्ट्रॉन गेन करने के बजाय लूज करने की टेंडेंसी होती है, तो लूज करके ये आपके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। अब बात जहाँ तक है आयनिक रेडियाई की, तो आयनिक रेडियाई में आप देख रहे हैं जो ये नेगेटिव आयनिक रेडियाई है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है जब हम ग्रुप में आते हैं। और ग्रुप में नीचे आने के कारण ये इंक्रीज क्यों हो रही है,
वही कारण जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो न्यूक्लियस चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो अंदर के न्यूक्लियस चार्ज को फील कर रहा है वो न्यूक्लियस चार्ज है, और नीचे आ रहे हैं तो वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अब ज़्यादा फील नहीं कर रहा, ज़्यादा फील नहीं कर रहा तो वो ज़्यादा क्लोज ना आके दूर रहेगा, दूर रहेगा तो साइज एटम का यानी आयन का ज़्यादा बनेगा। तो ये हम अब साइज के रिगार्डिंग हम ये बात लिख लेते हैं, जिसे हम नंबर 5 बोल देते हैं। द आयनिक रेडियाई ionic radii of negative ions increases। वो क्या हो रहा है, आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस हो रहा है, आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीजन आपने जरूर मेनली याद रखना है। क्वेश्चनिंग यहाँ पर रीजन के आएंगे ज़्यादातर, बिकॉज क्या रीजन बताया, द इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चार्ज फील किया जा रहा है। द इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, वो डिक्रीज हो रहा है। जब हम नीचे आते हैं तो यानी नाइट्रोजन वाले की तुलना में फास्फोरस के अंदर बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हो कम फील कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर और इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। आर्सेनिक में भी जो सबसे आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो और कम फील कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनका स्क्रीन इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसलिए बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फील नहीं कर पा रहा है, तो उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होगी, दूर रहेगा, और दूर रहेगा तो फिर वो साइज बनाएगा। और यहाँ पर जो आप अब एंटीमनी और बिस्मिथ में पॉजिटिव चार्ज वाले में देख रहे हैं, वहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, वहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर इंक्रीज हो रहा तो ये कम है। तो ज़्यादा इंक्रीज ना होने का कारण वही रीज़न है, डी और एफ ऑर्बिटल का इनमें फिलअप होना। तो ये बात भी हम लिख देते हैं। बट in case of the covalent radius for antimony to bismuth, there is little increase, यानी इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कम इंक्रीज हो रहा है इन रेडियस। रीजन वही है जो हमने एटॉमिक रेडियस की बात करते इसमें बताया था, बिकॉज एंटीमनी एंड बिस्मिथ हैव कंप्लीटली फील्ड, इनके पास क्या है, कंप्लीटली फील्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स हैं, और इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, कम है, विच कॉज लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण फिर क्या हो, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसकी ट्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो फिर वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, और दूर ज़्यादा नहीं जाएगा तो फिर साइज बहुत ज़्यादा न बढ़कर थोड़ा सा ही बढ़ पाएगा। तो ये आपने सीखा एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई के रिगार्डिंग, इसके अंदर किस प्रकार वेरिएशन
होता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी टर्म से आप ऑलरेडी परिचित हैं, मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल इन ए गैसियस स्टेट। यानी किसी भी एक एटम में से जो हमारा कोई भी एक एटम होता है वो जब गैसियस स्टेट में होगा तो उस गैसियस स्टेट में आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी, सबसे आखिरी सेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी, इसको हमें एनर्जी देनी होगी। तो जो एनर्जी चाहिएगी इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक निकालने के बाद अगर हम दूसरा निकालना चाहेंगे तो फिर वो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा निकालना चाहेंगे दो निकालने के बाद तो वो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। आइए अब हम बात करते हैं इस ग्रुप नंबर 15 के आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। ग्रुप नंबर 15 में आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहले हम कार्बन फैमिली से कंपेयर करते हैं। कार्बन फैमिली का हमने एलिमेंट ले लिया कार्बन, और नाइट्रोजन फैमिली का हमने नाइट्रोजन ले लिया। कार्बन का की जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 6 नंबर होता है, 2s2 2p2, और नाइट्रोजन के जो है वो 1s2 2s2 2p3। दूसरा एक बात तो हमने पढ़ी थी, इसका साइज भी छोटा होता है नाइट्रोजन फैमिली वालों का एज कम्पेयर टू कार्बन फैमिली। तो साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो लास्ट ऑर्बिटल्स है वो p, वो हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने के कारण उसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने के कारण आपको इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, यानी आपको हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी कंपैरिजन में हाई है। हम एक टेबल भी बना लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एलिमेंट का नेम और इधर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 ही लिखता हूँ मैं। तो नाइट्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें चाहिएगी 1402 किलो जूल पर मोल। फास्फोरस के लिए चाहिएगी 1012 किलो जूल पर मोल। आर्सेनिक में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें एनर्जी चाहिएगी 947 किलो जूल पर मोल। आर्सेनिक के बाद एंटीमनी में से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसमें चाहिएगी 834 किलो जूल पर मोल। और बिस्मिथ में से अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हमें चाहिएगी 703 किलो जूल पर मोल। ये डाटा भी हमें कुछ बता रहा है कि कार्बन फैमिली की कंपैरिजन्स की थी, उसमें तो हमें पता था भाई इसमें एक तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है जिसके कारण उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, दूसरा साइज भी छोटा है कार्बन की तुलना में। लेकिन ग्रुप के अंदर ही अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जा रहे हैं तो हमने अभी पीछे पॉइंट में पढ़ा था इनका साइज इंक्रीज हो रहा है, और बड़ा साइज वाले एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, और आसान होता तो इसलिए हमें एनर्जी कम चाहिएगी। तो इसलिए आप देख रहे हैं इस डाटा से भी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंटिन्यूसली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लिख लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। नंबर 1 आयोनाइजेशन एंथैल्पी के रिगार्डिंग, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन हैज क्वाइट हायर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी
फर्स्ट जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफ़ी हाई है, किसकी कंपैरिजन में, देन कार्बन की कंपैरिजन में, जो अभी हमने डिस्कस किया था। दोबारा आप देख लीजिए, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन थी वो लास्ट में 2p2 थी और इसकी 2p3, और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं लेकिन इसमें 3 हैं, तो यानी यहाँ पर हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तो इसलिए हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है। तो देन कार्बन, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड आल्सो आप दूसरा रीजन क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी महत्व रखता है ये रीजन। दूसरा पॉइंट्स जो हमने कहा था, ग्रुप के अंदर जब हम नीचे जाते हैं तो वो डिक्रीज हो रही है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो आप देख ही रहे हैं डाटा से क्या हो रहा है, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी goes on decreasing, वो लगातार घट रही है। रीजन अभी मैंने बताया था, बिकॉज एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, जो अभी हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, और वो इंक्रीज क्यों हो रहा था वो पॉइंट भी आप साथ में लिख दे सकते हैं। इंक्रीजेस क्यों हो रहा था, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज हो रहा था, एंड इफेक्टिव बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज फील कर रहा है उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज कर रहे थे, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। जब वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन चार्ज ही कम फील, पॉजिटिव चार्ज को फील करना ही कम कर देगा, तो फिर वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कैसे रहेगा, तो दूर ही जाना चाहेगा, तो फिर एनर्जी कम ही देनी पड़ेगी, तो यानी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, एक पॉइंट इसी में हम और नोट कर लेते हैं कि आपको पता है ये इन तीनों की तो गेन करने की टेंडेंसी है, ये लूज कर देते हैं, लेकिन ये 3 लूज करते हैं, तो यानी एक लूज करने के बाद दूसरा जो रिमूव करना पड़ेगा आपको, उसके लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, तीसरा रिमूव करने का तो और ज़्यादा चाहिएगी, यानी जो सक्सेसिव एनर्जी है, एक के बाद दूसरा निकालना, दूसरे के बाद तीसरा निकालना, जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो तो कंटिन्यूसली क्या होगी आपको पता है, एक निकालने के बाद दूसरा निकालना और मुश्किल होगा, दूसरे निकालने के बाद तीसरा और मुश्किल होगा, तो वो कंटिन्यूसली सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो फिर कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रही है। तो द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट, सभी एलिमेंट के केस में, चाहे वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक है, सभी केस में क्या होती है, इंक्रीजेस, वो बढ़ती है। जैसे उसको हम, जैसे मैं लिखूं डेल्टा H1, उससे ज़्यादा फिर H2 सेकेंड, और उससे ज़्यादा थर्ड, तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो, और उससे ज़्यादा है। और इसका रीज़न अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन और मुश्किल हो जाता है। इट इज़ सो बिकॉज it is more difficult to remove an electron from, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना फिर और मुश्किल होता है, फ्रॉम ए पॉजिटिव आयन्स, पॉजिटिव आयन से निकालना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव आयन का इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होता है, बिकॉज इट हैज़ मोर इफेक्टिव, पॉजिटिव
न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज़्यादा होता है, मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए फिजिकल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, एक एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई और दूसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बाकी पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।